ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस चीज़ की? न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके मैं 2 वीडियो अलग डालूँगा। ये हमारा लास्ट लेक्चर है किसका? हमारे थ्योरी का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो थ्योरी हमने की थी उसका ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो अपन ध्यान से आज अब छोटा सा टॉपिक बचा है लास्ट, वो अपन कर लेते हैं, जिसमें उस टॉपिक में स्टार्टिंग ऐसी होती है कि हाउ टू कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट में एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो अब एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने। एनर्जी में जाना कि हमारे जो है ना कह रहे घरों में जो यूनिट होती है, यूनिट्स अपन यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, क्या है ना बोलते हैं, काउंट करने के आती है जो एनर्जी मीटर में, वो किलोवाट आवर के यूनिट में ना वैल्यू में होती है। ये कॉमर्शियल यूनिट जो होती है किस में होती है? किलोवाट आवर में। ठीक है, ये एनर्जी। और ये जो है ना कह रहे एनर्जी जो कंज्यूम हुई है ये कैसे पता की जाती है, इसकी कॉस्ट कैसे पता की जाती है, ये सब हम इसके थ्रू देखेंगे। तो ध्यान से सुनना इसको कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले जो है, मतलब अपने जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, DGVCL है ना, टॉरेंट पावर है, ये बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना। तो क्या होता है, जैसे एक पर्सन है जो आपने कई बार देखा होगा अपने सोसाइटी में वगैरह, अपने बिल्डिंग के नीचे आता है और वो अपने सारे मीटर्स को देख के चला जाता है। तो वो क्या देख के जाता है? ये आपके सामने इस टाइप का ये होता है मीटर, इसे एनर्जी मीटर बोलते हैं। इसके अंदर लिखा होता है किलोवाट आवर। तो ये जो आपका ये एनालॉग है, एनालॉग मतलब इसके अंदर क्या है, ये सारे ऐसे डिस्क होती है अंदर बहुत सारी जो रोटेट करती है और आपको काउंटिंग बताती है। ठीक है, लेकिन अब डिजिटल आ गए तो उसके अंदर क्या होता है, आपको एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, कितने यूनिट्स अब आज कंज्यूम हुए, कितने प्रीवियस डेज में लगत 5 दिन में कंज्यूम हुए होंगे, एक एक दो दो करके, और है ना कितना वोल्टेज है वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ आता है उसमें। ठीक है, उसमें हर चीज़ आती है। तो ये जो आपको रीडिंग दिख रही है 816534, इनडायरेक्टली ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपकी टिल नाउ अभी तक में ये रीडिंग हो गई है। अब सोचो अगर वो 1 महीने पहले भी अगर आया होगा रीडिंग लेने, तो उसने वो रीडिंग कुछ ली होगी, अभी वो ये लेके जाएगा, तो अब वो क्या करेगा कि पुरानी रीडिंग में इस नई वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो उसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाएगी किलोवाट आवर में, कि कितने यूनिट्स इस महीने में आए हैं। तो अब होता क्या है वो ध्यान से समझना। अब इनके थ्रू समझते हैं कि थ्योरी में क्या बताना चाह रहा है, कि कैसे ये यूज़ करते हैं, बिल तैयार करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एनर्जी कंज्यूम करने का कॉस्ट पता कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो लिखा है कि किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विच वी पे to the electricity supply department of our city. 1 unit of electricity cost anything from ₹3 to ₹5, इवन मोर, ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली ये 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में लेके चल रहे हैं और कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं। द रेट्स वेरी between from place to place and keep on changing from time to time. Now by saying that 1 unit of electricity cost say 3 rupees, we mean that 1 kilowatt hour of electrical energy cost 3 rupees. मतलब 1 किलोवाट आवर, एग्जाम्पल बोले तो कि 1 घंटे में कि कितना पावर हमने कंज्यूम किया है। 1 घंटे में 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट अगर मैं कंज्यूम करूँ, 1 घंटे में अगर मैं 1000 वाट पावर कंज्यूम करूँ, तो मेरे को टोटल 3 रुपये देने पड़ेंगे 1 घंटे में इतना कंज्यूम करने का। तो इनडायरेक्टली 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 3 रुपीज़। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन आवर होम्स मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अस इन किलोवाट आवर्स। नाउ वी यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर होम्स, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फ़ैन, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और इन सब के अंदर ऑब्वियस सब पावर कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, और कोई भी आइडियल होता नहीं, तो ऐसा है नहीं कि भाई एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ करंट और वगैरह जाएगी, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी के रूप में भी रिलीज़ होगा। क्यों? क्योंकि सब में रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखने में तो पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी आइडियल नहीं होता, हर किसी में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करने का तरीका होता ही होता है। ओके, तो आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आवर अप्लायंसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल, हाउ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज़ कैलकुलेटेड। तो कैसे हम देखेंगे इसके अंदर कि सिंस द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इनटू किलोवाट्स बाय डिवाइडिंग द टोटल वॉट्स बाय 1000। मतलब जैसे मान के चलो आपको किसी ने बोला कि 8650 वॉट जो है टोटल है ना पावर हमने कंज्यूम की है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो में। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
ये थियोरिटिकल बता रहा है, इसी को हम वहाँ पे मैंने कह रहे दूसरे उधर साइड हम मैथमेटिकल देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखा है यहाँ पे, द किलोवाट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर्स। कैसे कि भाई आप है ना कि नंबर ऑफ आवर्स जो हमने अप्लायंस यूज़ किया है, अब जैसे फ़ैन को आपने पूरे दिन में 24 आवर्स के अंदर अगर आपने केवल 8 घंटे लगातार चलाया उस फ़ैन को, तो उस फ़ैन का जो टोटल आवर्स हो जाएगा, कंज्यूमिंग आवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 आवर्स, अगर मैंने 8 घंटे चलाया तो, ठीक है। और उसका टोटल जो पावर होगा जो मैंने 8 घंटे में यूज़ किया है वो किलोवाट में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब इनटू उतना जो टाइम था वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। और यही जो हमारा किलोवाट आवर मिलेगा, इन अदर वर्ड्स दिस गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। उस पर्टिकुलर अप्लायंस का जो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है वो इनडायरेक्टली हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं उन सब के ऐसे कॉस्ट पता कर, मतलब है ना, कॉस्ट नहीं सॉरी, यूनिट्स पता कर लेंगे। नोइंग द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, क्या है ज़रा ध्यान से देखना। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। एक घर में हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर रेटिंग क्या है, मतलब पी पावर कितना दिया है 350 वाट। कितने घंटे चलता है एक दिन में, 10 आवर्स। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। एक महीने लगातार चलाइए, लगातार मतलब हर दिन का 10 घंटे चला, तो पूरे लगाना कह रहे लगातार हमें टोटल मिला के 30 दिन का टोटल क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने ऑपरेट में यूज़ की है। और ये इन्होंने एक चीज़ दे दी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो रेट है वो कितनी है, कि एक यूनिट आप पर किलो वाट आवर बोल सकते हो या पर यूनिट बोल सकते हो, एक ही बात है, 3.40 रुपीज़ है, ठीक है। ये डेटा हमारे पास है, चलो कैलकुलेट करते हैं कैसे किया होगा इन्होंने। तो देखो सबसे पहले हमें पता है एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 350, तो पहला स्टेप याद करो मैंने क्या बताया था, 1000 से डिवाइड करो ताकि किलोवाट आ जाए, तो 1000 से डिवाइड किया तो 0.35 किलोवाट आ गया। फिर मैंने क्या बताया था कि आपको टाइम जो है कितने दिन में पर डे 24 आवर्स बोले तो पर डे कितना घंटा वो चला है वो अप्लायंस, तो भाई वो 10 क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, वो 10 घंटे चला है, ठीक है, 10 घंटे चला है। लेकिन ऑब्वियस है वो एक दिन 10 घंटे चला है, 30 दिन कितने घंटे चला होगा, तो 10 इंटू 30 है ना, तो इंटू 30 तो क्या हो गया 300 आवर्स। अब टोटल एनर्जी पता करनी है पूरे महीने की, वो है ना रेफ्रिजरेटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी, तो कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर है 0.35 इंटू टाइम है हमारा 300 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा यहाँ पे, ये हमें दे देगा 105 किलोवाट आवर। तो अब इनडायरेक्टली हमें 1 यूनिट आप बोल सकते हो कि टोटल यूनिट्स जो पूरे महीने में रेफ्रिजरेटर ने कंज्यूम करी है वो कितनी करी है 105 किलोवाट आवर। अब हमें पता है कॉस्ट 1 किलोवाट आवर की कितनी है 3.40 रुपीज़, तो 105 की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो इनडायरेक्टली देखो हमें पता चल गया कि पूरे महीने हमारे रेफ्रिजरेटर ने कितना खर्चा लिया 357 रुपीज़ का। इसी तरीके से सबका किया जाता है, ठीक है। सैम्पल में प्रॉब्लम 2 क्या लिखा है, अ बल्ब इज़ रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट। क्या है, रेटिंग दे रखी है बल्ब की, वोल्टेज पावर मतलब है ना कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, और है ना कह रहे हमारे पावर दे रखी है 100 वाट। इसका सबसे पहले तो रेजिस्टेंस पता करो। तो याद करो हमने एक फार्मूला देखा था, P के हमने 3 फार्मूले पता किए थे, तो P इक्वल टू V²/R भी उसमें से एक था। तो यहाँ पे V²/R ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऑब्वियस हमें P पता है V पता है तो R निकालना है, तो डायरेक्ट यही अपनाओ ना। वैसे तो P इक्वल टू VI भी होता है, P इक्वल टू I²R भी होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। तो इसलिए क्या किया 100 डाला पावर में, ठीक है, और 200 डाला वोल्टेज में V में। 200 का स्क्वायर होता है 40,000, R उधर गया 100 नीचे आया तो कितना है 400 ओम, तो रेजिस्टेंस मिल गया। 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। अब ऐसे सेम 5 बल्ब, टोटल 5 बल्ब 4 घंटे के लिए जलते हैं, ठीक है, बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं मतलब वो नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई होगी, ठीक है, बहुत इजी है। तो पावर हमें 100 वाट दिया है,
उसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्टेप से देख लो, रट लो ये तो चीज़ें, ठीक है। वैसे नहीं बोलना चाहिए रटने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट होते हैं तो हमेशा इनको समझोगे तो तुम्हारा दिमाग अच्छा चलेगा। कब तक किस किस चीज़ को रटने बैठोगे, इसलिए। तो 100/1000, 1000 से डिवाइड क्यों किया, ताकि किलोवाट में आ जाए, तो 0.1 किलोवाट। टाइम कितना दिया है, 4 आवर्स। कितने पहना कह रहे, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय 1 बल्ब, ठीक है। तो एक बल्ब की एनर्जी कितनी होगी, तो ये पावर हमें मिली है 0.1, टाइम है 4, तो पावर इनटू टाइम क्या होता है 0.4, टोटल में आया तो कितना है किलोवाट आवर। ये एक बल्ब की कंज्यूम की हुई एनर्जी आ गई। इसी तरीके से इंटू 5 कर दे तो 5 बल्ब की टोटल कितनी आ गई, 2 किलोवाट आवर आ गई। तो ये टोटल एनर्जी कंज्यूम आ गया कि 5 बल्ब ने कितना किया। अब ये कह रहे हैं भाई कॉस्ट भी पता कर ही लो, जब इतना कर लिया है तो। जब आपको बोल और अगर इफ़ और कॉस्ट किसकी बुनियाद पे करोगे कि भाई आपको एक यूनिट पे कितना रुपए लगता है, 4.60 रुपीज़ लगता है, तो बताओ कितनी कॉस्ट होगी। तो बस 4.60 इंटू 2 तो 9.20, ये आपका क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक और देखें, चलो देख ही लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। सैम्पल प्रॉब्लम 3, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट। ये थोड़ा अलग आया, अब की बार करंट दिया, इतनी देर से दोनों क्वेश्चन में करंट नहीं था। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 days इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ 5.20 रुपीज़। ईजी है। अब की बार पावर नहीं दी है तो पावर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 चीज़ें ही होती है, तीनों में से कोई एक निकालनी होती है, या तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये 3 में से कोई 2 दिए होते हैं तो तीसरा निकालना आसान होता है, या फिर पावर, वोल्टेज और करंट, इन तीनों के ग्रुप में से कोई 2 दिए होते हैं तो एक निकालना होता है। तो पावर हमें निकालनी है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। V हमें 220 वोल्ट दिया है और I हमें 10 एम्पियर दिया है, तो पावर आ जाएगी 220 इंटू 10 मतलब 2200 वाट। अब हमें पता है यूनिट निकालने के लिए किलोवाट चाहिए, तो अपॉन 1000 कर देंगे तो 2.2 किलोवाट आ गया। अब एनर्जी कंज्यूम पता करनी है, तो भाई 2.2 पावर है और टाइम हमारा होता है 5 आवर, तो 2.2 इंटू 5 तो 11 किलोवाट आवर आ गया। तो एक दिन का टोटल एनर्जी कंज्यूम आ गया। अब 30 दिन का निकालना है तो इंटू 30 कर दो, तो 330 किलोवाट आवर हमारा टोटल यूनिट्स आ गया। 330 यूनिट्स आ गया पूरे 30 डेज़ का, 1 मंथ का। अब एक यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना आता है, 5.20 रुपीज़। तो फिर भाई 330 यूनिट्स का कितना आएगा, तो 1716 रुपीज़, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करता है इस चैप्टर को, और इम्पॉर्टेंट तो है ही। क्या है वो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, हीटिंग इफेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो। थर्मल इफेक्ट बोलते थे वहाँ पे, जूल्स इफेक्ट बोलते थे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जूल्स ने है ना, जूल्स ने दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए करंट के अंदर भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। कि अब ये है क्या चीज़, तो यहाँ पे देखो डिटेल में लिखा है, इन्होंने कहना बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी सर्किट में फ्लो करती है ना, वो 3 टाइप के इंपॉर्टेंट इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। एक हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, और तीसरा केमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें। केमिकल इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अपन फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन याद करो, अपन उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे और उससे हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते थे, तो वो केमिकल इफेक्ट था, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat। क्या बोला इन्होंने कि नाइक्रोम वायर यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नाइक्रोम क्या होता है, निकल एंड क्रोमियम और साथ में कुछ और एक एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तीनों का यूज़ करके एक अच्छा सा है ना एलॉय बनाया जाता है, नाइक्रोम, ठीक है। उसका यूज़ करके ये बहुत अच्छी, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको है ना कि स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसकी बनाई जाती है, इसलिए इसकी। तो इसको बना के हम इसका क्या करते हैं, एक कॉयल तैयार करते हैं, और जब उस कॉयल में बहुत ज़्यादा तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ऐसा मेटल हमने ना एलिमेंट यूज़ किया है,
ठीक है। तो इसकी क्या है, रेजिस्टेंस इसके अंदर बहुत हाई हो जाता है, तो इसलिए क्या है कि ये इसको बनाया जाता है ताकि, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अब क्या करते हैं, इसको कॉइल फॉर्मेट में जब रखते हैं तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप किसी भी जगह देख लो, क्या रीज़न है कि लगभग ना कह रहे सारी मशीन्स, अप्रॉक्सीमेटली सारी मशीन्स, कोई भी, इवन मोबाइल भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर कोई सर्किट है, कोई सिस्टम बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और वो भली बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, वहाँ हीट होएगी होएगी। ये ऊपर भी बोल दिया था इन्होंने, तो हीटिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्यों, तो यही रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस होता है, और जहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा वहाँ क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। इसको इन्होंने थियोरेटिकली भी यहाँ समझाया है। ठीक है, क्या लिखा है कि द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बोले तो ये जो आप देखते हो मैकेनिकल है ना कि इंजीनियरिंग में आपने है ना, मतलब आप जानो तो आपको पता चलेगा कि जैसे किसी चीज़ को उठा के कहीं शिफ्ट करना है, या किसी पुली को मूवमेंट में लाना है, मोशन है, कुछ भी चीज़ होती है जो फिजिकल है, ये सारी चीज़ों में ये मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। और इसमें जो फ्रिक्शन होता है कि बॉल का कैसे रोल होकर नीचे आना, कोई चीज़ का एक है ना कि एक बेस के ऊपर कैसे खड़ा रह जाना, या मूवमेंट होना, ये ना दो बॉडीज़ के बीच में है ना जो फ्रिक्शन होता है वो, ये सारे कॉन्सेप्ट, जैसे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वहाँ हीट जनरेट होती है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जरा आगे, कि हम यहाँ पे कहते हैं कि सिंस अ कंडक्टर से अ रेजिस्टेंस वायर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट कंटिन्यूसली टू कीप इटसेल्फ फ्लोइंग। We will calculate the work done by a current I when it flows through a resistance R for time t. ठीक है, now when an electric charge Q moves against a potential difference V, the amount of work done is given by, तो W equal to Q into V। याद करो अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वही तो अपॉन वाला Q कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में V के साथ, तो वर्क डन क्या हो गया, Q इंटू V। तो डेफिनेशन ऑफ करंट क्या कहती है, वो तो अपन ने पढ़ा है ना, कि डेफिनेशन ऑफ करंट क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और यहीं से हम अगर क्यू की वैल्यू बनाए तो आई इंटू टी, और ये वैल्यू अगर मैं क्यू की जगह रख दूँ तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अगर मैं बनाना चाहूँ तो आई वी टी। ठीक है, अब नोट करो, एक ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन आई इक्वल टू आर, मतलब V इक्वल टू आई आर होता है, तो R की वैल्यू बनाने के लिए I डिवाइड में चला जाएगा, तो V अपॉन आई क्या हुआ, R, तो आई इनडायरेक्टली ये देखो ये होता है। ठीक है, और तो इनडायरेक्टली V की वैल्यू क्या बनी, V की वैल्यू क्या हुई, I उधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, आई आर, तो V की वैल्यू आई आर मिली। यही अगर V की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू वी की जगह लिखा आई इंटू आर, और इंटू में क्या है पहले से टी, तो आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, फिर आर, फिर टी, तो आई स्क्वायर आर टी बना। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला निकल के क्या बन के आता है हमारे सामने, वर्क डन जो कि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहीं पे एज्यूमिंग दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, अगर मान लेते हैं कि लगभग सारी रेजिस्टेंस के कारण जो भी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, वो मतलब है ना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो रेजिस्टेंस के कारण हीट एनर्जी में सारी की सारी अगर कन्वर्ट हो जा रही है, तो फिर हम उस वर्क डन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हीट जो कि प्रोड्यूस हुई है H से, तो W को हटा के H लिख देंगे, तो और नया फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसकी हीट एनर्जी है तो इसकी यूनिट तो एनर्जी है तो ऑब्वियसली जूल्स ही रहेगी। तो इनडायरेक्टली हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक तो स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के, और टाइम के। जो चीज़ जितना ज़्यादा चलेगी जितने टाइम तक, उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी कंज्यूम करेगी, मतलब प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी, और करंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी है ना जनरेट होगी। तो वही इसलिए ये सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑल द अप्लायंसेस, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बस ऐसे डिटेल में डाला है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो हीट क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे ये रिलेशन बताएं। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल किया तो हीट डबल हो जाएगी, है ना।
टाइम को कम कर दिया तो फिर उसी हिसाब से करंट भी रहना कि मतलब हीट एनर्जी भी उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो ये ऐसे चेंज होता जाएगा। तो इसलिए ये तीनों के तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो all the appliances which run on electricity do not convert all the electric energy into heat energy। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि वो जितने भी अप्लायंसेज है वो सब के सब पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट ना कर दे हीट एनर्जी में। वरना अगर ऐसा होने लगा, ठीक है, अगर ऐसा होने लगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और चलिए वेस्ट हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी का चीज़ का हम कुछ जगहों पे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कैसे? ओनली द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज कन्वर्ट मोस्ट ऑफ दी हीटिंग अप्लायंसेज, अगर वो है तब तो ये पॉइंट जो है ये एडवांटेज का काम कर रहा है। जैसे हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है वो क्या करता है, उसका काम यही है, तो बढ़िया है उसके लिए ये पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एप्लीकेशंस देखते हैं। अब क्या देखते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं सब के सब मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, शायद मे भी 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस लेक्चर लूँगा मैं। न्यूमेरिकल लेक्चर अलग होंगे वो सारे, उसमें अपन डिटेल में और एकदम परफेक्ट तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन अभी पहले थ्योरी आज कंप्लीट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस में क्या क्या है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, जिसको वाटर हीटर्स जिनको गैसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इनमें ज़्यादातर कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, टंगस्टन, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन या फिर नाइक्रोम, इस टाइप के एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हाई है ना, कह रहे मेल्टिंग पॉइंट के होने चाहिए, ठीक है। ये देखो आयरन है, ये इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसका इंटरनल ढांचा ये बताया स्ट्रक्चर, कॉइल बना रखी है नाइक्रोम वायर की, ठीक है, ऐसे वाउंड करके इसको कनेक्ट किया हुआ है कॉर्ड से, वायर से, ठीक है। तो अब इसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा फ्लो करती जाएगी, तभी तो हम वो ये दिख रहा है अंदर इस नॉब, इसको है ना कह रहे रेगुलेटर को है ना मूव करते हैं, तो जितना ज़्यादा हम है ना इसके अंदर वो प्रोवाइड करवाते हैं उस हिसाब से ये तेज़ हो जाती है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो ये देखो टंगस्टन का बना होता है, जिसका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, लाइट एमिट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया, हीटिंग इफेक्ट, वही जूल्स लॉ, ठीक है। तो टंगस्टन ए मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये देखो ये जो ऐसे जिग जैग ऐसे ऐसे है ना कॉइल दिखती है अंदर, जो कई बार टूट जाती है तो अपन कहते हैं कि यार ख़राब हो गया, तो ये वो टंगस्टन होता है, ठीक है। और बहुत इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है केमिकल जो भरा जाता है, आपने कई बार देखा होगा कि बल्ब के अंदर अगर कांच ग्लास जो होता है वो टूट जाए, क्रैक भी आ जाए, तो वो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब वो अंदर पैक था तो वैक्यूम था, उसके अंदर केवल एक ही गैस भर रखी थी, या तो आर्गन की या नाइट्रोजन की, ठीक है। गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वो इजी हो जाता है ना कह रहे लाइट को एमिट करने के लिए। तो द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ फिल्ड विथ अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक ऑर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है, और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। और ये रिएक्टिव नहीं होती, तो ये ग्लो करने में आसानी करती है। तीसरा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो मैं डाल चुका हूँ आपके, ठीक है, बुक वहाँ पे ना नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम घर में जो भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं सबके अंदर एक छोटा सा फ्यूज़ आता है। एक ग्लास का ऐसा है ना कि एक ग्लास होती है ऐसी, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है इस टाइप की, उसके अंदर एक पतला वायर होता है कि अ फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो होना भी ज़रूरी है, क्यों? ताकि क्या हो कि जैसे इसमें से करंट फ्लो करे, और अगर करंट हमारे सर्किट के अंदर, हमारे घर के अंदर जो आ रही है, पावर जो आ रही है, वो अगर फ्लक्चुएट करके थोड़ी हाई हो जा रही है, तो क्या होगा, घर के अप्लायंसेस को ख़राब ना करते, इसलिए फटाक से क्या हो जाता है, ये फ्यूज़ वायर जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण उस कहना कह रहे हाई पावर हाई करंट को अपने अंदर से पास होते हुए देख के खुद को पिघाल देता है, मेल्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हाई करंट होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस है
हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उस कारण से ये मेल्ट हो जाता है और ये ब्रेक कर देता है सर्किट को, तो इससे हम बच जाते हैं। ये अब आजकल MCB यूज़ किया जाता है, माइक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो वैसा ही हो गया। So when the current in a household electric circuit rises too much due to some reason, then the fuse wire gets heated too much, melts and breaks the circuit. ठीक है, this prevents the fire in house and also prevents damage to various electrical appliances in the house due to excessive current flowing through them. आजकल आप देखोगे मिक्सर ग्राइंडर है, नॉर्मल कोई बहना छोटी या बड़ी कोई भी हमारे घर पे गैजेट है, डिवाइस होगा, भली वॉशिंग मशीन है, कुछ भी हो, उनके अंदर भी ये छोटे छोटे है ना कह रहे लगे हुए हो मिल ही जाएंगे आपको। अगर है ना कोई कभी आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया और वो चेक कर रहा हो और सही कर रहा हो, उसको रिपेयर कर रहा हो, तो आप अगर उनके पास खड़े होकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सिस्टम उसमें भी होते हैं। तो ये उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।